हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान क्लास 10th के लिए मॉडल सेट नंबर 3। तो चलिए आज के वीडियो में 1 से 40 तक जो भी प्रश्न दिया हुआ है सेट नंबर 3 का, वो सारे प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे होंगे तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। यदि मैथ का जो भी वीवीआई प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार विजिट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 में। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। इस दूसरा प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत रूसो को कहा जाता है। किसे? तो रूसो को। तीसरा प्रश्न है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना था 1871 ईस्वी में, जो कि फर्स्ट चांसलर था जर्मनी का। ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों कि चौथा प्रश्न है, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका था? तो सवाल को सही से समझेंगे। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश की नागरिक हो या अन्य कुछ हो, यह कथन था आपका रूसो का। ठीक है। रूसो ने क्या बोला कि पहले तुम मनुष्य हो इसके बाद किसी देश के नागरिक हो या अन्य कुछ हो। ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना नेकर ने किया था। कौन किए थे? तो नेकर। ठीक है। इसके बाद छठा प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? यह एक नारा है, तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। इसके बाद आठवां प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था बच्चों 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद नवा प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू जो थे संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 11 प्रश्न है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो भी यहाँ पर बात बोल रहा है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है या जो भी हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। संसाधन क्या होता है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, हमारी जरूरत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद देखिएगा 12 प्रश्न क्या बोल रहा है। 12 प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है वनों को काटना। तो वनों को काटने से क्या होगा? भूमि निम्नीकरण होगा, मृदा का कटाव होगा। ठीक है। दूसरा है अति पशुचारण। अति पशुचारण से भी क्या होगा? पेड़ पौधा नष्ट होगा, उससे भी भूमि अपरदन होगा या भूमि निम्नीकरण होगा। ग ऑप्शन है खनन। मृदा कोड़ करके जब जमीन से कुछ निकालते हैं तो उससे भी भूमि निम्नीकरण होगा। मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन से भूमि निम्नीकरण में कोई भागीदारी नहीं है, तो ये भूमिका नहीं निभाएंगे। आपका घ ऑप्शन। 13वां प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग जो है मैदानों के रूप में पाया जाता है। ठीक है।
14वां प्रश्न है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क आपका अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अनवीकरणीय योग्य किसे कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसका मात्रा सीमित है, जो आने वाला फ्यूचर भविष्य में क्या हो जाएगा, समाप्त हो सकता है। ठीक है, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय योग्य। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय योग्य है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप आगे प्रश्न 15 प्रश्न बोल रहा है कि गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो प्रश्न पूछता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। गुलाबी सिर वाली बतख ये आपका लुप्त जातियों में शामिल है। लुप्त जाति उसे बोलते हैं जो नहीं दिखता है, सिर्फ नाम मात्रा का बच गया है। ठीक है, जो लुप्त हो गए हैं। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 16 प्रश्न है भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? भारत में जैव विविधता को कम करने वाला कारक कौन है? पहला ऑप्शन है वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण या दावानल, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जितना भी उपरोक्त सभी ऑप्शन है ये सभी जो है जैव विविधता को कम करने वाले कारक हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 17वां प्रश्न बोल रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो था वो वनों की कटाई को रोकने के लिए था। सभी लोग क्या करते थे कि वनों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाकर चिपक जाते थे ताकि पेड़ों की कटाई न हो। ठीक है, इसके बाद क्या है 18वां प्रश्न जल की कमी के क्या कारण है? तो जल की कमी के क्या कारण हो सकता है बताइए? तो जल की कमी का कारण क्या हो सकता है? अतिशोषण या अत्यधिक प्रयोग या समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि अतिशोषण, जहाँ पर अतिशोषण होगा वहाँ भी जल का कमी होगा। अत्यधिक प्रयोग, अत्यधिक प्रयोग करने के बावजूद भी जल की कमी होगा। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण मतलब कोई लिमिट ही नहीं है जल का वितरण का। इन सभी क्रियाओं के कारण जल में क्या होगा? कमी होगा, इसलिए घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 19वां प्रश्न है टाका क्या होता है? तो पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक या एक प्रकार का नहर कि बंगाल में मछली पालन का तालाब या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। टांका जो है एक राजस्थानी शब्द है जिसका मतलब होता है पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। सही ऑप्शन हो जाएगा क। 20वां प्रश्न है कि सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? आने वाला 2025 तक कितने लोगों को भविष्यवाणी किया गया है कि जल की कमी को झेलेगा? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क 20 करोड़। तो 20 करोड़ लोगों को भविष्यवाणी किया गया है कि आने वाला 2025 तक जल की कमी को झेलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा 21वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं? तो उस देश की कुल आय का कुल जनसंख्या से भाग देकर, उस देश की कुल आय का कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो ये आपका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ख। ठीक है, जैसे किसी देश में कुल आय कितना है, कुल इनकम कितना है, ठीक है, और उसमें जनसंख्या कितना है उसको से क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो प्रति व्यक्ति इनकम पता चल जाता है। ठीक है, इसके बाद 22वां प्रश्न है वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? बोल रहा है कि वे देश जिनकी 2017 में, वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का जो इनकम है वो $12,056 प्रति वर्ष है,
$12,056 प्रति वर्ष है या उससे अधिक होती है तो वह देश किस श्रेणी में आते हैं? तो वह देश आते हैं विकसित श्रेणी में। किस क्षेत्र में आएगा? तो विकसित क्षेत्र में। ठीक है, तो आगे देखेंगे 23वां प्रश्न क्या है? सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का क्या उद्देश्य है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में है विकास केवल अपने लिए, या विकास केवल दूसरों के लिए, या विकास वर्तमान के लिए या आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए, या विकास केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसमें से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ये आपका ग ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें दिया है विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाले पीढ़ी दोनों के लिए होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 24 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पंजाब, बिहार, केरल और उड़ीसा। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, 25 प्रश्न देखिएगा, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 रुपया है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन सा होगा? प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 500 रुपये। जनसंख्या कितना है? तो 5000। तो देश की कुल आय कैसे निकालेंगे? दोनों को गुना करेंगे, दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 500 से 5000 में गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा और उस पर 3 और 2 5 को 0 बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क। इसके बाद देखिएगा 26 प्रश्न क्या बोल रहा है? 26 प्रश्न बोलता है निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। क्षेत्रक को सही से पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्षेत्रक से प्रश्न हर सेट में दे रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन होता है। ख ऑप्शन है प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। ग ऑप्शन है वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन के दोहन द्वारा उत्पादित किया जाता है। घ ऑप्शन है इसके अंतर्गत कृषि, वन एवं डेयरी आते हैं। तो इसमें देखिएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो आपका ख ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन सही है? ख, जिसमें बोल रहा है प्राकृतिक उत्पादों के विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। ठीक है, कोई प्राकृतिक उत्पादन हुआ उसको क्या करते हैं? फिर से उसको विनिर्माण करते हैं फैक्ट्री में भेजकर, तो उसी को बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। ठीक है, इसके बाद 27 प्रश्न है प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति है जहां लोग, पहला ऑप्शन है बेरोजगार हैं, या नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, या नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, या वर्ष के कुछ महीनों में बेरोजगार हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका ग, नियोजित है लेकिन उत्पादकता शून्य है। जैसे मान लीजिए कि किसी खेत में काम करने के लिए 5 लोग काफ़ी हैं, कोई भी उत्पादकता करने के लिए 5 लोग काफ़ी हैं। ठीक है, लेकिन उसके जगह पर क्या किए? 10 लोग लगा हुआ है, 10 लोग काम कर रहा है उसी काम को। काम तो उतना ही होगा, उत्पादकता तो कम होगा ना, लेकिन बेरोजगार क्या है? वहाँ पे लोगों की संख्या क्या है? ज़्यादा हो गया, तो इसको बोलेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, जहाँ पर नियोजित तो है लेकिन उत्पादकता क्या है? शून्य है। जितना उत्पादकता होना चाहिए, जितना व्यक्ति काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उत्पादकता होना चाहिए, लेकिन उत्पादकता क्या है? शून्य है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है 28वां, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाता है? 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का, 14-15 वर्ष के जितना भी बच्चा है उसमें कुल जो बच्चे हैं उस आयु के उम्र के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा आपका निवल उपस्थिति अनुपात। निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, 29 प्रश्न है संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं? तो संगठित क्षेत्र उसे कहते हैं जो सरकार की नज़र में हो, सरकार के देख रेख में काम होता है और सरकार के जितना भी नियम कानून है उस रोजगार में मिलता है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है,
इसके बाद है यह सरकार के नियंत्रण से बाहर है, यह कम वेतन प्रदान करता है, इस क्षेत्र में नौकरियां नियमित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क। उन व्यक्तियों को कहते हैं जहां रोजगार की शर्तें नियमित है, जो भी रोजगार में है सरकार के नियम से वो मिलेगा। ठीक है, इसके बाद तीसवा प्रश्न देखिएगा। तीसवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग, तृतीयक क्षेत्रक। सेवा क्षेत्रक जो आता है, जैसे कोई टीचिंग हो गया, टीचर हो गया, या कोई से गाड़ी चला रहा है, टैक्सी चला रहा है, वो सेवा कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेवा क्षेत्रक है ये आपका तृतीयक क्षेत्रक में आता है। ठीक है, 31 प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन क्या है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, पहला ऑप्शन। दूसरा है हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल। तीसरा है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चौथा है सामाजिक समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह। इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, क हो जाएगा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो है सत्ता के साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 32 प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में अवस्थित है। कहाँ, तो ब्रुसेल्स। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 33 प्रश्न क्या बोल रहा है, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो सामुदायिक सरकार जो है वो आपका बेल्जियम से संबंधित है। किससे, तो बेल्जियम देश से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा 34 प्रश्न, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। बेल्जियम में है कितने परसेंट लोग जो है डच भाषा बोलते हैं। तो उसमें है 59%। कितना परसेंट, तो 59% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। कहाँ, तो बेल्जियम में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है 35, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से, उस समय क्या था, क्षैतिज वितरण, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार शामिल था। लेकिन अब बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन सा संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन वही हो जाएगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। इसमें भी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ख ऑप्शन सही। ठीक है, 36 प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं। पुलिस, पहला ऑप्शन है पुलिस, व्यापार, कृषि। दूसरा ऑप्शन है प्रतीक्षा, विदेशी मामला, बैंकिंग। तीसरा ऑप्शन है वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय निकाय। चौथा ऑप्शन है शिक्षा, वन विवाह। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतीक्षा, विदेशी मामला, बैंकिंग। ठीक है, प्रतीक्षा, विदेशी मामला और बैंकिंग, ये क्या है, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 37 प्रश्न देखिएगा। 37 प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाला प्रतिशत कितना है। हमारे देश में कितना प्रतिशत लोग जो है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 40%। 40% लोग जो है हिंदी भाषा बोलते हैं। ठीक है, 38 प्रश्न है, भारत की अनुसूची भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है कि भारत की अनुसूची भाषाओं जो है उसमें से कौन सी भाषा जो है झारखंड में शामिल है, झारखंड की भाषा में शामिल है। तो ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन संथाली। संथाली भाषा जो है भारत के अनुसूची भाषाओं में शामिल है। ठीक है, जो कि संथाली भाषा जो है झारखंड की भाषा है। 39 है, पंचायतों में महिलाओं के लिए, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पंचायत में महिलाओं के लिए जो है आपका 30% आरक्षण है। कितना परसेंट, तो 30%। 40 प्रश्न है, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। 4 ऑप्शन है, पहला है 1992, दूसरा 1993, तीसरा 1994, चौथा 1995।
तो ये 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल सेट नंबर 4 को लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।